हेलो स्टूडेंट, बेटा आज हम लोग क्लास 11th चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स उसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो आप पहले इसको अच्छे से पहले प्रिपेयर समझिए इसको, बायोमोलिक्यूल्स होते क्या हैं, क्योंकि यही चैप्टर आपको क्लास 12th केमिस्ट्री में मिलेगा बेटा। क्लियर? तो सबसे पहले ये बात होती है कि बायोमोलिक्यूल्स होते क्या हैं, किसे कहते हैं बायोमोलिक्यूल्स, उनका हमारी लाइफ से क्या रिलेशन है। चलिए सबसे फर्स्ट हेडिंग है बायोमोलिक्यूल्स। तो बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं वो चीज देखते हैं। बायोमोलिक्यूल्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड which form basis of life and also responsible for growth, development and maintenance क्लियर? तो बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द सेंस क्या, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिले हुए कंपोनेंट्स बनते हैं ये, ठीक। और ये क्या करते हैं, एक लिविंग बॉडी का फॉर्मेशन कराते हैं। कैसे कराते हैं? लिविंग बॉडी के लिविंग बॉडी में ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बाकी उनके फंक्शंस को क्या करते हैं, ये मेंटेन करते हैं। क्लियर? उसे हम बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स। अगर इन शॉर्ट अगर हम समझें तो आप ऐसे समझ सकते हो कि सबसे पहले क्या होता है बेटा, बायोमोलिक्यूल्स होता है, बायोमोलिक्यूल्स कन्वर्ट होता है ऑर्गेनिल्स में, और यही ऑर्गेनिल्स आगे चल के कन्वर्ट होते हैं आपके टिश्यूज में। आपने पढ़ा है जब कई सेल्स आपस में फ्यूज होती हैं तो क्या बनता है, टिश्यू, और जब टिश्यू फ्यूज होता है तो क्या बनता है, ऑर्गन, और ऑर्गन जब आपस में फ्यूज होना शुरू होते हैं तो एक बनता है ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से पूरी क्या बन जाती है बेटा, एक लिविंग बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि सबसे पहले बायोमोलिक्यूल्स एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपस में कॉन्स्टिट्यूएंट आपस में कंबाइन होकर क्या करते हैं, ऑर्गेनिल का फॉर्मेशन। ऑर्गेनिल क्या होता है, सेल का कंपोनेंट होता है, सेल का पार्ट होता है सॉरी। फिर ये ऑर्गेनिल्स आपस में फ्यूज होते हैं तो क्या बनते हैं, ज्वाइन होते हैं, टिश्यूज का फॉर्मेशन होता है, और टिश्यूज के बाद क्या बनता है बेटा, ऑर्गन में कन्वर्ट होते हैं, ऑर्गन से आपस में सारे ऑर्गन्स फ्यूज होकर ऑर्गन सिस्टम, और फाइनली क्या बन जाती है, एक लिविंग बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो अगर हम इनडायरेक्टली कहें कि बायोमोलिक्यूल्स लिविंग बॉडी का फॉर्मेशन कराने में हेल्प करते हैं। बायोमोलिक्यूल्स होते कौन कौन से, पहले आप इसको एज इट इज नोट करिएगा, पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। इसकी एक डेफिनेशन और लिखते हैं कि बायोमोलिक्यूल्स कहते किसे हैं, फिर हम ये समझते हैं कि बायोमोलिक्यूल्स में कौन कौन से कंपोनेंट्स इंक्लूड होते हैं। अगर आप इन शॉर्ट ऐसे देखिए तो बायो मीन्स होता है लाइफ, और लाइफ होती है लिविंग बॉडी की। इसका मतलब लिविंग बॉडी में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, बायोमोलिक्यूल्स। तो लिविंग बॉडी का फॉर्मेशन ही होता है ऐसे कंपोनेंट से, ये उनकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? इसको आप नोट करिएगा। आगे देखते हैं, इसकी दूसरी डेफिनेशन आपको मिलेगी बेटा। दूसरी डेफिनेशन है ऑल लिविंग बॉडी आर फॉर्म्ड and function important and function and some important constituent like carbohydrate,
लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, ETC। तो बेटा यहाँ बात हुई कि जितनी भी लिविंग बॉडी होती है एंड फॉर्म लिविंग बॉडी आर फॉर्म, सॉरी यहाँ पे आर रहेगा, आर फॉर्म एंड फंक्शन, मतलब जितनी भी लिविंग बॉडी का फॉर्मेशन होता है फिर उसमें जो फंक्शंस उसके सारे ऑर्गन या पर्टिकुलर पार्ट जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट उसमें प्रेजेंट होते हैं, उससे बना होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड। लिपिड इन द सेंस क्या है? फैट है। क्लियर? आपने न्यूट्रिएंट में नाम पढ़े होंगे जो हम न्यूट्रिएंट्स गेन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, सी तीन कंपोनेंट बेसिकली होते हैं। विटामिन एंड मिनरल्स भी होता है, इसी चैप्टर में है, बट वो अलग से हम पढ़ लेंगे उसको। मेन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन है, लिपिड इन द सेंस फैट है, एंड न्यूक्लिक एसिड आपका डीएनए और आरएनए होता है। क्लियर? तो ये तो बात थी कि मतलब बायोमोलिक्यूल्स कहते किसे हैं। अब बात आती है इसकी, ये तो हो गई डेफिनेशन। अब एक्चुअल में हमें जो जो कंपोनेंट्स में स्टडी करना है वो वन बाय वन देखते हैं। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा। क्लियर? आगे देखते हैं बेटा। चलिए, फर्स्ट आपका पढ़ना है इसमें कार्बोहाइड्रेट। इसमें फर्स्ट आपको पढ़ना है बेटा कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट कैसे कहते किसे हैं? कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, या फिर इसमें इसका क्लासिफिकेशन करेंगे तो क्या कंपोनेंट्स होंगे, तो ये सारी चीज़ें हमें इसमें डिस्कस करनी है। ध्यान रखिएगा इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड में डीएनए, ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और अच्छे से अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है जो आसानी से आप बता भी सकते हो अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया। क्लियर? फर्स्ट आपका है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, कहते किसे हैं? इन शॉर्ट अगर मैं आपको कहूँ कि आपने जो भी फूड हम खाते हैं उसमें हमें ग्लूकोज मिलता है, तो ग्लूकोज एग्जाम्पल ऑफ क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। सुक्रोज एग्जाम्पल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक। फ्रक्टोज कार्बोहाइड्रेट एग्जाम्पल है। लैक्टोज, गैलेक्टोज, माल्टोज, ये सारे कंपोनेंट्स किसके एग्जाम्पल है बेटा? कार्बोहाइड्रेट। चलिए, पहले जो डेफिनेशन आई थी एनसीईआरटी में, या पहले डेफिनेशन जो बताया था साइंटिस्टों ने, वो बताया था कार्बोहाइड्रेट इज अ हाइड्रेट ऑफ कार्बन। हाइड्रेट ऑफ कार्बन मतलब कार्बन के साथ साथ इसमें हाइड्रेट मतलब क्या होगा? वाटर होगा, H2O। तो ये पहले डेफिनेशन बताई गई थी, इस कंपोनेंट को ऐसे ही डिफाइन किया गया था। तो अगर इसके हम ओल्ड डेफिनेशन को प्रॉपरली लिखें तो क्या होगी वो भी अभी देखते हैं, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था CxH2O का होल y। मतलब क्या था कि जितने नंबर ऑफ यहाँ पे आप y लिखोगे उतने नंबर ऑफ यहाँ पे x लिखोगे, ठीक। तो ऐसा कुछ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताया गया था कार्बोहाइड्रेट का, जिससे आप फॉर्मूले निकाल सकते हो किसी भी प्रॉपर कंपोनेंट के। अभी मैं आपको प्रूफ ही करूँगा इसे। तो पहले कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन लिखते हैं जो ओल्ड डेफिनेशन थी। तो ओल्ड डेफिनेशन क्या थी वो मैं लिखता हूँ। ओल्ड डेफिनेशन क्या थी बेटा, वो देखिए जरा। कंपाउंड्स which are represented by general formula CxH2O का होल y are known as carbohydrate।
क्लियर। तो ये बताया गया कि अगर कोई मतलब ऐसे कंपाउंड जो इस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट किए जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, कार्बोहाइड्रेट, या शॉर्ट में बता दिया गया हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिखो, दोनों सही है, बट ये ओल्ड डेफिनेशन है जो आज के समय के अकॉर्डिंग क्या है, गलत है। क्लियर। चलिए, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट होता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखा दूं, आपने नॉर्मली डेली लाइफ में सुना होगा ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। अगर इसमें आप देखोगे तो कार्बन को अगर मैं यहाँ पे 6 लिख दूं X के प्लेस पे और H2O का होल 6 कर दूं Y के प्लेस पे, तो बताओ कार्बन 6 हो गया, H2 2 6 का कितना हो जाएगा 12, और O कितने टाइम्स हो जाएगा 6। मतलब इस फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो कर रहा है ना। तो सिंपल सा है कि इस फॉर्मूले से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। बट आगे चल के क्या हुआ, इस ओल्ड डेफिनेशन को गलत क्यों कहा गया, क्योंकि इस फॉर्मूले से कुछ ऐसे कंपाउंड थे वो भी प्रूफ हो रहे थे जबकि वो एक्चुअल में कार्बोहाइड्रेट नहीं थे। तो इस डेफिनेशन को गलत बताया गया क्योंकि ये फॉर्मूला कुछ ऐसे कंपाउंड्स को भी प्रूफ कर रहा था जो एक्चुअल में कार्बोहाइड्रेट थे ही नहीं। क्लियर। तो पहले आप इसको नोट करिए, आगे देखते हैं कौन से कंपाउंड्स है जो इसमें एक्सेप्शनल केस बने। ठीक, इसको आप नोट करिए। ओके बेटा, तो सम कंपाउंड्स which are not carbohydrate but they can also represented by molecular formula CxH2O का होल Y। क्लियर। तो कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स हैं जो एक्चुअल में कार्बोहाइड्रेट तो नहीं थे लेकिन फिर भी वो इस फॉर्मूले से प्रूफ हो जा रहे थे, इसीलिए इस डेफिनेशन को कहीं ना कहीं गलत बताया गया। तो कौन से कंपाउंड्स हैं वो भी हम देख लेते हैं एग्जांपल पे, इसको आप पॉज करके नोट करते रहिएगा बेटा। चलिए आगे देखते हैं कौन से कंपाउंड्स है वो, एग्जांपल क्या है वो देखिए जरा। जैसे HCHO, अगर हम बात करें तो आपको पता है ये क्या है बेटा, मीथेनल। एक कार्बन को मीथेन और ई हटा के वहां पे क्या लगता है बेटा, अल, मीथेनल। दूसरा एग्जांपल CH3COOH, इसको क्या लिखते हैं, एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड। तीसरा एग्जांपल CH3CHOH लैक्टिक एसिड। क्लियर। तो अगर मैं इनको इस फॉर्मूले से प्रूफ करूं कि ये होंगे कि नहीं होंगे, देखो जरा, यहाँ पे कार्बन 1 है, 1 हो गया, और H2O होता है उसके बाद। तो H2O जो मैंने बताया जो कार्बन का नंबर होगा X का वही Y का होना चाहिए, यहाँ भी 1 कर दीजिए। देखिए 2 हाइड्रोजन, 2 1 2, और ऑप्शन 1 तो है ही, हो गया ना। लेकिन एक्चुअल में ये क्या है, एल्डिहाइड है। ठीक, तो एल्डिहाइड और मीथेनल है ये तो कार्बोहाइड्रेट है नहीं, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप ऑलरेडी, इसका नाम ही अलग है पूरा, ये फॉर्मल्डिहाइड है ये। ठीक, या इसका लोकेशन है मीथेनल होता है। दूसरा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कंटेनिंग ग्रुप है एसिटिक एसिड या एथेनोइक एसिड। अगर मैं इसको लिखूं तो कार्बन 2 है तो क्या हो जाएगा C2, फिर H2O का होल 2 होना चाहिए, जो यहाँ पे वही नंबर यहाँ होना चाहिए। क्लियर। अब जरा देखो 2 2 कितना हो जाएगा 4, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, और ये 2 ऑक्सीजन देखिए उसका होल ट्वाइस लगा ये पहले से। क्लियर। फिर यहाँ पे देखिए, अगर मैं देखूँ यहाँ पे 1 2 3 कार्बन, तो क्या हो जाएगा बेटा C3, और H2O का कितना हो जाना चाहिए, होल थ्राइस। जरा देखिए 3 1 4 5 1 6, 3 2 कितना हो जाएगा 6, और ऑप्शन 2 और एक यहाँ पे कितने हो जाएंगे 3, ये देखिए। क्लियर। तो ये ऐसे कंपोनेंट्स थे जो एक्चुअल में कार्बोहाइड्रेट नहीं थे लेकिन फिर भी ये इस फॉर्मूले को फॉलो करते थे। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि ये डेफिनेशन जो दी गई हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन या फिर ऐसे फॉर्मूले की बेसिस पे, वो डेफिनेशन क्या हो गई, गलत। इसके बाद एक न्यू डेफिनेशन आई, तो पहले अब इसको नोट कर लीजिएगा। चलते हैं न्यू डेफिनेशन देखते हैं कौन सी थी।
चलिए देखते हैं बेटा न्यू डेफिनेशन क्या थी। ओके बेटा, नेक्स्ट आपका न्यू डेफिनेशन देखिए जरा क्या है न्यू डेफिनेशन। ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी ऑफ एल्डिहाइड ketone and those compounds which on hydrolysis give these were known as carbohydrate। तो क्या बताया गया इसमें बेटा आपको, ओल्ड डेफिनेशन में एक जनरल फॉर्मूला दे दिया गया था, न्यू डेफिनेशन में क्या बताया गया, ऐसे कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जो पॉलीहाइड्रोक्सी ऑफ एल्डिहाइड कीटोन, मतलब उसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा, कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होगा, और वो कंपाउंड्स की अगर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वो हाइड्रोलाइज होंगे और जो नया कंपोनेंट प्रोड्यूस करेंगे तब उसे हम क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट। क्लियर, इसको नोट करिए। कुछ एग्जांपल्स इसके देखते हैं, क्या है एग्जांपल्स क्या बेटा वो देखिए जरा। जैसे ग्लूकोज, इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6, तो इसका फॉर्मूला जब लिखोगे CHO CHOH HOH OH H अब ये अगर फॉर्मूला देखोगे, ये बेटा किसका फॉर्मूला है, ग्लूकोज का फॉर्मूला है। ठीक, अब इसमें देखिए यहाँ पे आपको एल्डिहाइड ग्रुप दिखेगा। जैसे आपसे कहा जाता है कि इस केमिकल फॉर्मूले का स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो हमें ग्लूकोज का स्ट्रक्चर दे दिया जाए तो वो स्ट्रक्चर बनेगा। आगे चलकर हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर आया कैसे, इसको कैसे बनाएंगे, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। बहुत आसान है, आपको समझ में आ जाएगा। बट अभी के लिए आपको ये जानना है कि जो कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन है उसमें एल्डिहाइड ग्रुप या फिर क्या आना चाहिए, कीटोन ग्रुप। और देखिए उसमें एक वर्ड आया था पॉलीहाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्साइड मतलब क्या होता है OH, और वहाँ लगा है वर्ड पॉली, मतलब एक या दो नहीं होंगे, उससे ज़्यादा कंपोनेंट्स होंगे। देखिए 1OH 2 3 4 5, मतलब 5 टाइम्स OH ग्रुप है, इसीलिए वहाँ वर्ड क्या यूज़ किया गया, पॉलीहाइड्रोक्सी। और क्या कहा गया, एल्डिहाइड एंड कीटोन, मतलब या तो उसमें एल्डिहाइड ग्रुप होगा या तो फिर कौन सा होगा, कीटोन ग्रुप। अगर हम दूसरे एग्जांपल की बात करें फ्रक्टोज की, तो फ्रक्टोज में आपको क्या मिलेगा, C6H12O6, इसका भी फॉर्मूला एज इट इज होता है, बट फर्क इतना होता है कि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है और इसमें कीटोन ग्रुप होते हैं। क्लियर, जरा देखिए इसका फॉर्मूला CH2OH C डबल बॉन्ड O COH H C OH H CS2OH। अगर आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन है, आप काउंट कर सकते हो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन सब सेम एज इट इज आएंगे। अब इसमें आप देखो यहाँ पे कीटोन ग्रुप आपको दिख रहा है, यहाँ पे देखिए पॉलीहाइड्रोक्सी 1 2 3 4 5 हाइड्रोक्साइड ग्रुप है। ठीक, तो ये नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड ग्रुप के अकॉर्डिंग जो वर्ड्स यूज किया गया, पॉलीहाइड्रोक्सी एंड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स ऑफ कीटोन एंड एल्डिहाइड। तो कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है फ्रक्टोज शुगर में, और ग्लूकोज में होता है कौन सा ग्रुप बेटा, एल्डिहाइड। ये एग्जांपल्स हैं। अब इस एग्जांपल को हमें ये समझना है कि स्ट्रक्चर बनता कैसे है, इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं, फिर मतलब इस फॉर्मूले को कैसे लेके आते हैं, कैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, वो सारी चीज़ें 1 बाई 1 डिस्कस करेंगे। बट अभी हमें सबसे पहले क्या पढ़ना होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट।
कि कार्बोहाइड्रेट को कैसे क्लासीफाई किया गया, कितने पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया, ये सारी चीज़ें हमें डिस्कस करनी है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। देखिए जरा, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट की बात करोगे बेटा, फर्स्ट इसको 3 में क्लासिफाई किया जाता है, 3 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। पहला है मोनोसैकेराइड, दूसरा है ओलिगोसैकेराइड एंड थर्ड वन है पॉलीसैकेराइड। क्लियर? तो आपको ये 1 बाय 1 तीनों पढ़ने हैं। आपके सिलेबस में तीनों हैं, मोनोसैकेराइड, ओलिगो एंड पॉलीसैकेराइड, ये तीनों कंपोनेंट हैं, तो हमें तीनों 1 बाय 1 स्टडी करना है। ठीक, चलिए तो स्टार्ट करते हैं, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। आप इसको पॉज करके बेटा नोट करते रहिएगा, ध्यान रखिएगा। क्लास 12 केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं भी इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अगर आपने यहाँ समझ लिया तो 12th की केमिस्ट्री में बायोमोलिक्यूल्स आपको चैप्टर आसान लगेगा। क्लियर? जरा देखिए, मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड क्या होता है? मोनो में सिंगल होते हैं, उसमें एक सैकेराइड होना चाहिए। ठीक, अब देखो इसमें क्या लिखेंगे, इसकी डेफिनेशंस क्या होगी। दोज carbohydrate which cannot be hydrolyzed, any further to their similar unit, smaller unit। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बेटा? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ETC। मतलब ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसकी आप हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते, वो उससे ज़्यादा स्मॉलर कंपोनेंट आपको नहीं दे सकते, स्मॉल कंपोनेंट, तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? मोनोसैकेराइड। ठीक, नेक्स्ट आप, ये हो गया मोनोसैकेराइड। नेक्स्ट है आपका ओलिगोसैकेराइड, उसको भी देखते हैं क्या होता है बेटा। ओलिगोसैकेराइड क्या होता है वो भी देखते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा आप पॉज करके। ओलिगोसैकेराइड ध्यान रखिएगा, केवल अभी हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, अभी 1 बाय 1 एक्सप्लेन भी करेंगे। मोनोसैकेराइड हम पढ़ेंगे, उसमें स्पेशली ग्लूकोज पढ़ेंगे, उसकी प्रिपरेशन पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, यूजेस पढ़ेंगे, सारी चीज़ें। ओलिगोसैकेराइड में कोई कंपोनेंट्स पढ़ेंगे, पॉलीसैकेराइड में पढ़ेंगे। ठीक, तो ओलिगोसैकेराइड्स क्या होता है? इसमें 2 to 10 यूनिट होते हैं, जबकि उसमें क्या था? मोनोसैकेराइड में सिंगल यूनिट, मोनो मतलब सिंगल होता है, एक ही यूनिट होगी, इसीलिए उसे मोनोसैकेराइड। यहाँ पे एक नहीं होगी, एक से ज़्यादा, 2 होगी और 10 तक होती है। ठीक, 2 होगी तो डाई होगा, 3 होगी तो ट्राइसैकेराइड, 4 होगी तो टेट्रासैकेराइड, 5 होंगे तो पेंटासैकेराइड। तो ऐसे करके कंपोनेंट इसमें होंगे। ओलिगोसैकेराइड्स क्या होंगे जरा देखिए, दोज कार्बोहाइड्रेट which on hydrolysis give 2 to 10 units
ऑफ मोनोसैकेराइड, 2 to 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड। अगर ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसकी हाइड्रोलिसिस कराने पे अगर वो 2 से लेके 10 यूनिट तक मोनोसैकेराइड प्रोड्यूस करता है तो उसे बोलते हैं ओलिगोसैकेराइड। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं यहाँ पे तो आप देखो एग्जांपल जरा, C12H22O11, ये क्या है बेटा? सुक्रोज, ये है आपका सुक्रोज। क्लियर? अब इस सुक्रोज को क्या किया आपने? हाइड्रोलिसिस कर दिया। जैसे ही आपने हाइड्रोलिसिस किया, अब यहाँ पे देखिए ये दोनों रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट हमें बनाना है, रिएक्टेंट में एलिमेंट सेम होते हैं तो आपस में क्या होने लगते हैं? ऐड होने लगते हैं। बट यहाँ पे हमें क्या करना है? 2 कंपोनेंट्स फॉर्म करने हैं। यहाँ देखिए नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन कितने हैं? 12। इसको आप 2 में डिवाइड कर दीजिए, 6 और 6 हो गए। 22 हाइड्रोजन, 22 और 2 24, 12 इसको मिल गया और 12 इसको मिल गया बेटा। ऑप्शन कितने? 11 और 1 12, 6 इसको और 6 इसको। क्या बन गया? 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज। मतलब अगर हम सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 2 यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड मिलेगा, ग्लूकोज और क्या मिलेगा बेटा? फ्रक्टोज। क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं करके। दूसरा एग्जांपल जरा देखिए, अगर मान लो यहाँ पे हम सुक्रोज की जगह माल्टोज ले लें, उसका भी फॉर्मूला एज इट इज होता है, बट फर्क इतना होगा, यहाँ पे क्या होगा? फ्रक्टोज ना बन के फिर से क्या बन जाएगा? ग्लूकोज। क्योंकि माल्टोज को अगर आप ब्रेक डाउन करते हो, उसकी हाइड्रोलिसिस कराते हो, उसमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या आते हैं? ग्लूकोज आते हैं। क्लियर? अगर हम लैक्टोज की बात करते, लैक्टोज शुगर, इसकी हाइड्रोलिसिस करते तो बेटा आपको 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज मिलता और प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑफ आपको क्या मिलता? गैलेक्टोज मिलता। ठीक? तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ओलिगोसैकेराइड में जब भी आप कार्बोहाइड्रेट को यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करोगे तो 2 से लेके 10 यूनिट तक आपको मोनोसैकेराइड मिलेगी। अगर 2 मिलते हैं तो इसे क्या कहेंगे? डाइसैकेराइड। 3 में मिला होता तो क्या कहते हैं? ट्राइसैकेराइड। 4 में होता है तो टेट्रा और 5 में होता है तो पेंटासैकेराइड, हम इसे नाम देते हैं। क्लियर? तो आप डाइसैकेराइड का एग्जांपल याद रखिएगा, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपको पॉलीसैकेराइड, वो क्या होता है। इस लेक्चर में आपको क्लासिफिकेशन तक बता रहा हूँ, इसके बाद जो लेक्चर होगा उसमें हम सीधे बात करेंगे मोनोसैकेराइड में ग्लूकोज की कैसे स्ट्रक्चर प्रिपेयर होगा, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसकी प्रिपरेशन क्या है, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर आपका 5 या 6 लेक्चर में कंप्लीट होगा। आई होप वहाँ तक हम कवर करेंगे। बट पहला लेक्चर जो होगा वो शॉर्ट होगा, थोड़ा छोटा होगा, लेकिन हाँ उसमें हम क्लासिफिकेशन तक पूरा फुल एक्सप्लेनेशन करेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट है आपका पॉलीसैकेराइड, जरा वो देखिए। पॉलीसैकेराइड पॉलीसैकेराइड में क्या होगा? इसमें मोर देन 10 अगर किसी भी कार्बोहाइड्रेट की हाइड्रोलिसिस करने पे वो 10 से ज़्यादा यूनिट्स में मतलब ब्रेक डाउन होकर मोनोसैकेराइड प्रोड्यूस करता है तो उसे हम बोलते हैं पॉलीसैकेराइड। अब 10 से ज़्यादा 10 से लेके 100 तक हो सकता है, 11 से लेके उससे ज़्यादा हो सकता है, ठीक, मैक्सिमम। तो दोज कार्बोहाइड्रेट which on hydrolysis give more than 10 units of monosaccharide. क्लियर? तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसकी हाइड्रोलिसिस करने पर वो 10 से ज़्यादा यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड प्रोड्यूस करे तो उसे बोलते हैं पॉलीसैकेराइड। इसमें एग्जांपल आपको क्या पढ़ना होगा बेटा? स्टार्च। आपने पढ़ा है प्लांट अपना फूड स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। दूसरा आपको पढ़ना है सेलुलोज एंड थर्ड वन आपको पढ़ना है ग्लाइकोजन। हमारी बॉडी में फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है? ग्लाइकोजन।
प्लांट बॉडी में किस फॉर्म में स्टोर होता है? स्टार्च। तो ये तो था क्लासिफिकेशन। स्टार्च में आप पढ़ोगे, स्टार्च में 2 कंपोनेंट होते हैं, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन, वो भी चल के आगे हम डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद जो आपका है स्टार्ट करना है वो हमें पढ़ना है ग्लूकोज। तो हमें ये जानना है कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसे प्रिपेयर करेंगे, कैसे उसको उसकी प्रॉपर्टीज़, प्रिपरेशन, सारी चीज़ें 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। तो पहले आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, अच्छे से एक एक लाइन उसमें समझिए, इस लेक्चर को जहाँ भी आपको डाउट है एक बार रिपीट करके देखिए, और कोई भी अगर डाउट होता है तो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिख के सेंड करिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूँगा। बट इसको अच्छे से पहले आप प्रिपेयर करिए। क्लियर? इसका नेक्स्ट लेक्चर जल्दी ही आपको मिलेगा, तब तक के लिए बेटा थैंक्स।